Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है क्रिसमस ईव यानी कि 24th of December एंड आज दोनों न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस आई हैं, कुछ बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं, तो इट इज सजेस्टेड कि अगर आप उनको अच्छे से फोकस से पढ़ सकें तो इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस से। पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और जो दोनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था और शायद हर किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होगा, वो है विद रिगार्ड टू कि जो बांग्लादेश की एम्बेसी है आपके न्यू दिल्ली के अंदर में, उसके बाहर में प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट थोड़े वायलेंट हुए, तो इसलिए पुलिस को वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। बट अब सिचुएशन कंट्रोल के अंदर में है, बट एट द सेम टाइम इसका कंटेक्स्ट समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर कि एक एम्बेसी क्या होती है। तो एम्बेसी इज बेसिकली द ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंट्री इन योर कंट्री। ठीक है, तो जो फॉरेन कंट्री का ऑफिस होता है, सॉवरेन ऑफिस होता है ये। और फॉर एग्जांपल कि समवन वांट्स टू गेट अ वीजा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, बांग्लादेश का वीजा होगा, चाहिए होगा आपको, तो आपको उनकी एम्बेसी में जाके अप्लाई करना होता है। तो किसी भी उस कंट्री से अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक या किसी भी तरह का कोई रिलेशन अगर बिल्डअप करना है, तो यूजुअली एम्बेसी उसका ऑफिस होते हैं जिसके थ्रू हम वहां पे डिफरेंट अपने रिलेशनशिप का स्कोप जो है उसको वहां पे बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पे हार्नेस कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? सो कंटेक्स्ट ये है कि कुछ टाइम पहले ही वहां पे बांग्लादेश के अंदर में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। पिछले 15 साल से वहां पे अवामी लीग, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अवामी लीग, इस पर्टिकुलर पार्टी की वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। बट वहां पे बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज इन गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज विद रिगार्ड टू ऑथोरिटेरियनिज्म, और क्योंकि वहां पे ये एक फीलिंग आ रही थी कि शायद जो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ये अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। एंड ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा आपके वायलेंट हो गए व्हेन इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, इस प्रोटेस्ट को बेसिकली दबाने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पे आपका फोर्स का यूज करना स्टार्ट करा। एंड उस पर्टिकुलर फोर्स के यूज के अंदर में बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स से उनकी डेथ हुई, जिससे जो कंट्री है उसके अंदर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो गुस्सा है वो बढ़ गया। ओके, तो अवामी लीग की पार्टी थी और इस अवामी लीग को हेड कौन कर रहा था? इट वॉज हेडेड बाय शेख हसीना। ओके, शेख हसीना जो है वो आपके अवामी लीग की पर्टिकुलर लीडर है एंड शी वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड शी इज करंटली द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, एंड नॉट जस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, अ विमेन प्राइम मिनिस्टर लॉन्गेस्ट सर्विंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू हर कंटेक्स्ट। तो जब इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑल्सो, ऑथोरिटेरियनिज्म ऑल्सो, तो ये सब था। Also, if we know one thing about Awami League was, और शेख हसीना was, she is a friend of India, and इन्होंने बहुत ज्यादा हमें हेल्प करी इन क्रैकडाउन ऑन इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप्स। तो ये उनकी कंट्री के लिए भी बेटर था, एट द सेम टाइम ये इंडिया के लिए भी बेटर था। ओके, बिकॉज इंडिया के जो एंटी इंडियन फोर्सेस थी बहुत सारी, स्पेसिफिकली रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप, ये अपने आप को ऑपरेट बांग्लादेश के बॉर्डर के बियॉन्ड, बांग्लादेश के बॉर्डर के उधर ही करते थे, और अब उनको कंट्रोल करने में भी शेख हसीना ने हमें बहुत हेल्प करी। ओके, अब अगर हम एग्जैक्टली 24 की अपराइजिंग पे आए, तो एक एग्जैक्ट रीजन तो ये था कि जब 1971 में बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में जो लोग इस फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। जो फ्रीडम फाइटर्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको और उनकी फैमिलीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया। और ये जो रिजर्वेशन है ये फ्रीडम फाइटर्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी मिला, एंड उसके बाद में से एक्सटेंड कर दिया गया टू द नेक्स्ट जनरेशन। और बिकॉज ये रिजर्वेशन बार बार कंटिन्यू हो रहा था इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो इसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, और गवर्नमेंट ने यहां पे इसको बहुत ही नेगेटिवली पेंट करा
और उस वजह से ये हुआ कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो गया। तो जब भी कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद में जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। एंड विद टाइम जो इतने टाइम से प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई। ओके, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो शेख हसीना है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनको रिजाइन करना पड़ा, उनको रन अवे करना पड़ा, अपनी कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। एंड फाइनली जब आर्मी ने वहां पे वापस से कंट्रोल लिया, उसी के बाद ही सिचुएशन हम नॉर्मल कर पाए। ओके, तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। अब देखिए, वैसे ही बताने की जरूरत नहीं थी मुझे, बट फिर भी आपकी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना बहुत जरूरी होता है कि करंट जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट है इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, जैसे अगर हम टाइमलाइन देखें तो इट वाज इन द अर्ली 2024, जनवरी से जो अप्रैल मई का मंथ था वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट था। धीरे धीरे नेशनल वाइड प्रोटेस्ट जो थे वो इंटेंसिफाई हो रहे थे। जुलाई 2024 वाज द पर्टिकुलर टाइम जहां पे शेख हसीना गवर्नमेंट का कोलैप्स हो गया आपका। ओके, पॉलिटिकल वैक्यूम और इंस्टेबिलिटी आई। एंड इसके बाद से क्या किया गया, राइज ऑफ इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करा गया अंडर मोहम्मद यूनुस। तो एक बहुत ही फेमस वहां पे पर्सनैलिटी है, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है मोहम्मद यूनुस। ही वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट। तो एक एलिगेशन ये भी कि मोहम्मद यूनुस को जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका सपोर्ट था, एंड शायद यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज ने ही रेजिम चेंज करने की यहां पे कोशिश करी है। ओके, तो मोहम्मद यूनुस के अंडर में एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करा गया, और उसमें हुआ ये कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस थी या अदरवाइज जो फ्रस्ट्रेटेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन था, उसने स्ट्रीट वायलेंस में इंक्रीज करा। ओके, वहां पे स्ट्रीट वायलेंस इंक्रीज हुआ, कम्युनल टेंशन जो है वो वहां पे इंक्रीज हुए हैं। अभी अभी जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट है, इट इज स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड टू लिंचिंग ऑफ अ हिंदू इन बांग्लादेश। ओके, तो एक हिंदू को वहां पे ऑन द एलिगेशन ऑफ कि उसने ब्लास्फेमी करी है, उन्होंने जो पर्टिकुलर आपके अल्लाह है, मुस्लिम गॉड है, उनके अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव कहा था जो ब्लास्फेमी के क्राइम में फॉल करता है, और फिर उनको मार के उनको जला दिया गया। और इस वजह से वहां पे ये पर्टिकुलर, ये रहा यहां पे नाम भी है दीपू चंद्रा दास, उनको यहां पे लिंच करा गया, और इस वजह से यहां पे वहां पे क्या है, कम्युनल टेंशन भी इंक्रीज हुई है। तो उसी के अगेंस्ट में जो बांग्लादेश में हुआ, जो आपके यहां पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जाके बांग्लादेश के एम्बेसी पे यहां पे प्रोटेस्ट किया था, जो बाद में वायलेंट टर्न हो गया। ओके, अगर हम यहां पे बात करें जो करंट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में इनिशिएट हुए थे अभी के, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो एक पर्टिकुलर लीडर है वहां के, शरीफ ओस्मान हादी। शरीफ ओस्मान हादी जो है ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ही वॉज अ स्टूडेंट लीडर, एंड ही वॉज समवन जो लीड कर रहे थे इस बार के प्रोटेस्ट को। ओके, और यहां पे इन्होंने एक इंसाफ मंच भी बनाया है। ओके, इंसाफ मंच भी बनाया। तो ही वाज समवन जो इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को वन ऑफ द फेसेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट थे। तो इनका वहां पे ढाका के अंदर में एकदम दिन दहाड़े क्या बोलते हैं कि मर्डर हो गया इनका, और इस वजह से क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट इनके पर्टिकुलर मर्डर में और प्रोटेस्ट हुए वहां पे। और यहां पे कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आई कि शायद, मतलब बेसिकली एलिगेशंस लगे कि शायद इंडिया भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है, और जिन्होंने ये पर्टिकुलर मर्डर कमिट करा था, ऑल्दो दीज आर ओनली एलिगेशंस, और उनको पकड़ भी लिया गया है, वो लोग बेसिकली इंडिया भाग गए। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये करी गई इसको शो करने की कि जो ओस्मान हादी का मर्डर हुआ है उसके अंदर में इंडिया वॉज इन्वॉल्व। एंड इससे क्या हुआ, डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन यहां से ओरिजिनेट हुआ। एंड अभी हम क्या देख पा रहे हैं, करंटली यहां पे वहां पे विजिबल है कि देयर इज रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में वायलेंस का यहां पे पर्टिकुलर हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, लिंचिंग हुई है, एंड हिंदू लोकेलिटीज और सिंबल्स को वहां पे प्रोटेस्ट वहां पे बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। ओके, तो ये पर्टिकुलर करंट स्टेटस है वहां पे आपके जो पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी है उसका। ओके, अब यहां पे बांग्लादेश के मिशन के पास, न्यू दिल्ली में जो बांग्लादेश मिशन है जिसको एम्बेसी भी कहते हैं, वहां पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आपके दिल्ली के अंदर में भी प्रोटेस्ट करे हैं। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, सिलीगुड़ी यहां पर भी आपके प्रोटेस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज करे थे, जिसमें जो प्रोटेस्ट कोलकाता में ऑर्गेनाइज करा गया था वहां पे जो पुलिस है उसको फोर्स यूज करना पड़ा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था। ओके, की डिमांड्स क्या है कि दे वांट कि भाई हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश है उसमें प्रोटेक्शन करा जाए, और जो लोग कम्युनल वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल यहां पे डिक्लेयर करा जाए।
ओके तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ ओवर दूं कि करंटली जो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप है उसका क्या पर्टिकुलर स्टेटस है, तो यस अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेन्ड हुए हैं, थोड़ा सा यहां पे स्ट्रेन है, बट स्टिल इट इज फंक्शनल। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान की तरह हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे स्ट्रेन तो है बट अभी भी फंक्शनल रिलेशनशिप हमारी है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, तो अभी हम किस तरीके से इस रिलेशनशिप को मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक कॉशंस का हम कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के बेसिस पे कोई भी एक्सट्रीम मेजर नहीं ले रहा है। वी आर जस्ट रिपोर्टिंग ईच अदर्स कंसर्न टू द अदर्स एम्बेसी। सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी यहां पे बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है और दोनों ही अटेम्प्ट करें कि कैसे इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करा जा सकता है। ओके अब की कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए, तो यस माइनॉरिटीज की सेफ्टी इन बांग्लादेश इट इज अ की कंसर्न ऑफ आवर्स। इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को प्रोटेक्ट करना दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न, बिकॉज वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में उन्होंने इंडियन एम्बेसी के अंदर में फोर्सफुल एंटर करने की कोशिश करी और इसीलिए जो वहां की पुलिस फोर्सेज है उनको स्पेसिफिकली थोड़े से हार्ड मेजर्स लेने भी पड़े। ओके और रीजनल स्टेबिलिटी इन ईस्टर्न साउथर्न एशिया, तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, आपका यहां पर भी बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। सो इंडिया वुड वांट कि एक जो की कंसर्न है हमारा कि कैसे हम जो ये पूरा रीजन है इसके अंदर में रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ओके बांग्लादेश के लिए क्या की कंसर्न है, सो इट इज सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस। सॉवरेनिटी का क्लेम कहां से आता है, सॉवरेनिटी का क्लेम यहां पे आता है कि एनी कंट्री irrespective of how small it is, how dependent it is on other countries for some reasons, but still it would want कि there should not be any interference of a foreign power on its domestic policies। तो यहां पे sovereignty and non interference की अगर इंडिया इंटरफेयर कर रहा है तो it should not happen, तो ये इनका की कंसर्न है। सेकेंड इज इट ऑल्सो इज कंसर्न अबाउट इट सेफ्टी ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक स्टाफ इन इंडिया। ऑल्दो हम जानते हैं कि यहां की जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं दे वुड मेक श्योर कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट यहां पे कॉज ना हो। और थर्ड है इंटरनल पॉलिटिकल कंसोलिडेशन पोस्ट हसीना। तो तीसरा कंसर्न ये भी है कि पॉलिटिकली वापस से कंसोलिडेट किया जा सके और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वहां पे फॉर्म करी जा सके। तो ये की कंसर्न्स है वहां पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट के। ओके तो ये एक करंट इश्यू चल रहा है। तो इन केस अगर ये पूरे अगले 2-3 महीने तक 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, फर्स्ट पेज पे न्यूज आई है कि इंडिया इज प्लानिंग टू बेसिकली हैव इट्स फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी। तो करंटली बहुत टाइम हो चुका है बट इंडिया ने कोई भी अपनी एंटी टेरर पॉलिसी जो है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं करी थी। अब फाइनलाइजिंग के प्रोसेस में है, वेरी सून पॉसिबली इन द न्यू ईयर वी वुड बी हैविंग आवर वेरी ओन एंटी टेरर पॉलिसी। और ये एंटी टेरर पॉलिसी का लाने का जो पर्टिकुलर रीजन है, इंसिडेंट है, वो है आपका पहलगाम अटैक। तो जो पहलगाम अटैक हुआ उस पर्टिकुलर पहलगाम अटैक में एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्या होगा फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पहलगाम अटैक होता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इंडिया को किस तरीके से उसको काउंटर करना है, व्हाट शुड बी इंडिया स्टैंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरर इंसिडेंट्स, उसको लेके हमने एक एंटर टेरर पॉलिसी यहां पे क्रिएट करी है। ओके तो अभी तक ये फाइनलाइजिंग में ही चल रही है बट हमारे पास इसकी बेसिक्स जो है वो हमें पता है। तो अगर आपको बेसिक्स पता हो तो जब भी ये पॉलिसी आएगी तो यू वुड बी ऑलरेडी अवेयर कि इस पॉलिसी के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ हो सकता है। ओके तो इंडिया की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। ओके यानी कि अभी तक अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से कि कल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हेन वाज इंडियाज एंटी टेरर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड, फाइनलाइज तो चल रही है, वाज अडॉप्टेड अगर आ जाए तो यहां पे नन ऑफ द अबव आंसर होगा। अगर कोई ईयर दिया हुआ है व्हाई इट वुड बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ओके तो हम एक यूनिफॉर्म नेशनल टेम्पलेट बनाना चाहते हैं स्टेट्स के लिए, विच बेसिकली मींस कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये स्टेट्स के ऊपर पे नहीं लग रही है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये स्टेट के लिए पॉलिसी नहीं है। स्टेट की जो एंटी टेरर पॉलिसी होगी वो अलग होगी, इंडिया की जो टेरर पॉलिसी होगी एंटी टेरर पॉलिसी वो अलग होगी। बट ये क्या है कि ये नेशनल टेम्पलेट बन जाएगा, यानी कि जो स्टेट्स की टेरर पॉलिसी होगी, नॉट टेरर बट एंटी टेरर पॉलिसी होगी, वो बट बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलिसी के फॉर्मेट पे बेस हो सकती है। ओके इसमें हमारा फोकस किन एरिया पे है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे टेरर इंसिडेंट्स को। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू अ टेरर इंसिडेंट, इसको लेकर भी हमारे पॉलिसी बहुत क्लियरली लेट डाउन करेगी और कैसे हमें
कोऑर्डिनेट कर रहा है अगेंस्ट टेरर अटैक्स। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में स्पेसिफिकली एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी टेररिज्म इन इंडिया एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल। और सिर्फ सेंटर और स्टेट ही नहीं, सेंटर के अंदर में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टेट में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सब एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी हमें रिक्वायर्ड थी। ओके तो पॉलिसी का एम क्या है, जितने भी इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म है, जो नए नए फॉर्म ऑफ टेररिज्म आ रहे, जैसे कि आपका यहां पे साइबर टेररिज्म जो है, साइबर टेररिज्म जो है ये एक बड़ा पर्टिकुलर हमारे लिए बेसिकली कॉज ऑफ वरी है। तो इसको कैसे हम यहां पे टैकल करेंगे, तो ये इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर में भी हम एड्रेस करने वाले हैं। सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल एंड क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स ऑल्सो। तो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट जैसे स्पेसिफिकली यू वुड थिंक कि अभी बांग्लादेश से शायद सबसे बड़ा कॉज होगा, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। अभी करंटली जो सबसे ज्यादा हमें थ्रेट है स्पेसिफिकली टेररिज्म का, वो है आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर से, बिकॉज ये पोरस बॉर्डर है, तो यहां से टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके तो ये दो पर्टिकुलर एम हो जाएंगे। इसके बाद व्हाई डू वी नीड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे यहां पे वी आर वेरी ससेप्टेबल टू टेरर एक्ट्स बिकॉज ऑफ आवर हॉस्टाइल नेबर ऑफ पाकिस्तान, बट अदरवाइज ऑल्सो यहां पे एक कंट्री की, स्पेसिफिकली कंट्री एज बिग एज इंडिया, उसकी एक एंटी टेरर पॉलिसी होनी चाहिए। ओके तो करंटली कोई भी एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। सो अगर कोई टेरर इंसिडेंट हो जाता है तो वी आर जस्ट लुकिंग एट कि भाई हमें क्या करना है, कौन सी पॉलिसी के अंदर में हम एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। तो इससे बेटर नहीं होगा कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी एंटी टेरर पॉलिसी हो या डॉक्ट्रिन हो। ओके सेकेंड इज कि अभी करंटली जो लॉ है वो बहुत ही ज्यादा आपका स्प्रेड अप है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव यूएपीए, यू हैव एनआईए एक्ट। तो टेरर इंसिडेंट होगा तो आप यूएपीए में भी करोगे, एनआईए एक्ट के अंदर में भी करोगे, तो यहां पे क्लैरिटी नहीं है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि जो पर्टिकुलर ऑफिशियल उस टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, व्हाट डू दे डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो वेरी एजेंसी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर एनआईए हमारा केस हैंडल कर रही होगी, टेररिज्म का केस अगर एनआईए हैंडल कर रही है, तो वो एनआईए एक्ट में ही करेगी फिर। ओके तो ये चीज भी क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है। देन यू हैव योर एनएसजीज, यू हैव योर स्टेट एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये सब के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट एटीएस ने केस यहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, तो क्या उसके अंदर में एनएसजी, एनआईए, क्या ये लोग, क्या ये इसके अंदर में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेट्स से स्टेट लेवल पे कोई टेरर अटैक हुआ है और वहां पे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपके इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो केस फाइल होगा वो सेंट्रल लॉ के अंदर में होगा, स्टेट लॉ के अंदर में होगा। तो ये सब क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी तो ये सारे क्वेश्चंस के हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स मिल जाएंगे। ओके और बेसिकली यहां पे हमने क्या देखा, स्पेसिफिकली जो इश्यू हमने फेस करा कि हमारा कोई एसओपी नहीं था। वी डिड नॉट हैड एनी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था कि इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्टैंडर्ड वे में एक नॉर्मल पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सो इट वाज मिसिंग। दूसरा है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है तो सही, बट सिस्टमैटिक नहीं है। अगेन इट इज बेसिकली ऑन कम्युनिकेशन बेसिस। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली यू वुड डिसाइड, दोनों लोग डिसाइड करेंगे, दोनों एजेंसी डिसाइड करेंगे कैसे यहां पे कोऑर्डिनेट करना है। सो डोंट यू थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर हमारे पास एक पॉलिसी हो और वो क्लियरली ये ले डाउन कर दे कि हमें किस तरह से फंक्शन करना है। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कि यहां पे जो ये एंटी टेररिस्ट पॉलिसी आएगा, ये कौन सी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जैसे ही हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ओके इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अगर टेररिज्म जो है वो ओरिजिनेट चाहे पाकिस्तान से हो रहा है, बट उसका जो इंपैक्ट है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी। ओके तो यहां पे जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी भी जो है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। इट इज गोइंग टू बी द वन जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करेगी। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन लेकर आ रहा है एंटी टेरर पॉलिसी, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके दूसरा, इट इज गोइंग टू बी द बॉडी जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेट करेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेंटर और स्टेट एजेंसी में कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, एमएचए कराएगा। दूसरी इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वॉल्व है वो है आपकी एनआईए,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो करंटली जो आपकी बॉडी है ये एनआईए, इसी को ही पावर दी गई है कोई भी टेरर इंसिडेंट होता है उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने की। ओके, तो इसने भी की इनपुट्स प्रोवाइड करें। तीसरी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज द अथॉरिटी कि अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है और वहां पे एक्सपर्टाइज की रिक्वायर्ड होती है तो इट इज दिस पर्टिकुलर फोर्स जो वहां पे ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। तो उस पॉलिसी के अंदर में क्या क्या ऑपरेशनल इंसाइट्स होती हैं, क्या क्या ऑपरेशंस को देखते हुए इनको रिक्वायरमेंट होती है वो हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी एरिया के अंदर में कोई इंसिडेंट हुआ है तो क्या एनएसजी को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और लेट्स से अगर रिक्वायरमेंट है तो कौन ऑथराइज करेगा। अगर एनएसजी को कोई सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट या लेट्स से स्टेट पुलिस, स्टेट एटीएस, तो उसमें कौन सा कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये उस पर्टिकुलर टाइम पे तो डिसाइड करी जाती है, हर कोई एकदम आगे बढ़ के हेल्प करता है। बट अगर यहां पे डोंट यू थिंक कि पॉलिसी में लिखा हुआ हो कि यहां पे इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, दिस पर्सन इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, तो यहां पे बेटर हम परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो काउंटर टेरर रिस्पांस और प्रिपेयरनेस के लिए, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। जो अप्रैल 22 को आपका टेरर अटैक हुआ उसके अंदर में हमें कैसे बिहेव करना था, एक्ट करना था, उसको लेके ये पॉलिसी है। ओके, अब इस पॉलिसी का जो अभी ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या हमारे हिसाब से या इस पॉलिसी के हिसाब से कौन से सबसे बड़े हमारे पेन पॉइंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो पॉलिसी है ये कोशिश कर रही है कि जो आपका इंक्रीज हो रहा है इन द नंबर ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। तो आज के टाइम में रेडिकलाइजेशन किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं होता है, दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है स्पेसिफिकली यूथ का, उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो दिस इज वन थिंग जो पॉलिसी फोकस करेगी कि रेडिकलाइजेशन को कैसे यहां पे काउंटर किया जाए, जिसमें स्पेसिफिकली सोशल मीडिया एप्स और इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जो हैं, लाइक व्हाट्सएप के इंक्रिप्टेड मैसेजिंग है, तो उसको अगर बीच में से व्हाट्सएप को अगर बीच में से कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपके मैसेज को पढ़ना चाहती है तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इंक्रिप्टेड मैसेज सेंड हो रहे हैं। ओके, तो फोकस क्या है, अर्ली डिटेक्शन पे, मॉनिटरिंग करने पे एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को। तो जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को स्प्रेड कर रहे हैं उन लोगों को शुरू से मॉनिटर किया जाए सो दैट कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होने वाला है तो उसको यहां पे सही किया जा सके। ओके, सेकेंड इज दे वांट टू काउंटर मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर्स। तो जो ओपन बॉर्डर्स हो गए जिसमें फॉर एग्जांपल नेपाल से, बांग्लादेश से, वहां से बहुत इजीली हमारे यहाँ पे टेररिस्ट एंटर कर जाते हैं, उस पर्टिकुलर ओपन बॉर्डर्स को भी यहाँ पे कैसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं उसको लेकर है। इन्फिल्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ टेरर ऑपरेटिव्स। थर्ड इज फॉरेन फंडेड कन्वर्जन नेटवर्क। तो यहां पे एंटी टेरर पॉलिसी के अंदर में एंटी कन्वर्जन को भी इन्होंने इंक्लूड करा है। तो एनजीओस, हवाला चैनल्स को किस तरीके से यहां पे कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है वो भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी का पार्ट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो एंटर टेरर पॉलिसी है ये यहां पे फॉरेन फंडेड कन्वर्जन नेटवर्क्स को भी टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ओके, फोर्थ इज कि जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं आपके साइबर फ्रॉड्स, आइडेंटिटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पर्टिकुलर थ्रेट्स हैं उनको भी अलग से यहां पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आधार स्पूपिंग, फेस डिजिटल आइडेंटिटीज, साइबर इनेबल्ड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं दीज हैव बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी ऑल्सो। तो ये इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, थीम्स पे होगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी गवर्नमेंट यूज करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नेट ग्रिड। तो फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो नेट ग्रिड स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड का फुल फॉर्म है। तो यहां पे ही इसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस ग्रिड के थ्रू सेंटर और स्टेट की जो पर्टिकुलर एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ओके, और सिक्योर डेटाबेस एक्सेस प्लेटफॉर्म, जो डेटाबेस है, लेट्स से कोई डेटाबेस है टेररिज्म का, टेररिस्ट का कोई डेटाबेस है, तो उसको एक्सेस करना है तो नेट ग्रिड के थ्रू सेंटर और स्टेट की एजेंसी उसको एक्सेस कर सकती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो मल्टीपल गवर्नमेंट डेटाबेस को क्रॉस चेक कर सकती है। सो लेट्स से अगर कोई डेटाबेस है जो सेंटर के पास में है और स्टेट को उस डेटाबेस को क्रॉस चेक करना है, तो दे कैन इजीली डू इट यूजिंग नेट ग्रिड। ओके, तो इस नेट ग्रिड को इंटीग्रेट करना सेंटर और स्टेट के पास में इजीली, ये इसका पॉलिसी का मेन फोकस है। सेकंड फोकस इसके अंदर में ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो सेटअप किया जा सके सो दैट फ्यूचर में कोई टेरर इंसिडेंट होता है तो उसको इजीली टैकल किया जा सके।
ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग योर द अपकमिंग एंटी टेरर पॉलिसी। ठीक है, तो एक चीज आपको ये समझनी है, ये जो टॉपिक होता है, जो अभी तक कोई भी बिल है जैसे, या फिर मैं कहूं कि कोई भी ऐसी पॉलिसी है जो अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है, तो इसको आपको फोकस करना है फॉर इंग्लिश एंड रीजनिंग मोड। जीके के अंदर में जो चीज फाइनल नहीं हो उसके क्वेश्चन आने के आसार कम होते हैं, सिंपली बिकॉज कि जब तक शायद पेपर बने उसके अंदर में चेंजेस हो जाए। इसलिए एग्जामिनर कभी भी जो ड्राफ्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उस पर डायरेक्ट सवाल जीके में नहीं पूछता है, बट इंग्लिश रीजनिंग के अंदर में वो एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे वो कोई भी आर्गुमेंट दे सकता है, क्योंकि कुछ भी फाइनलाइज भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो होम मिनिस्टर ने नॉट होम मिनिस्टर, सॉरी, हेल्थ मिनिस्टर जो आपके हैं जेपी नड्डा। अगेन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको याद होने चाहिए, यू नीड टू नो द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये पता होना जरूरी है। ओके, तो यहां पे आपके जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने यहां पे एक रिपोर्ट दी है कि इंडिया के अंदर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो 89% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि रेदर देन डूइंग होम डिलीवरी, की अगर कहीं पे कोई प्रेगनेंसी है और डिलीवरी करना है बेबी को, सो रेदर देन डूइंग इट एट एन इनफॉर्मल सेटिंग और एट होम, ज्यादातर जो 89% आपकी पर्टिकुलर डिलीवरीज हैं अब वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर में हो रही हैं, यानी किसी बड़े छोटे हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और या फिर इसी टाइप के जो प्री एंड पोस्ट निटल केयर के होम्स होते हैं वहां पे ये करी जा रही है, जिस वजह से हमारा जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप देखा गया है। ओके, तो यहां पे दो हमारे पास में टॉपिक हो गए, एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एक है मैटरनल मोर्टेलिटी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तो सिंपल सा है कि हॉस्पिटल्स में कितने परसेंट आपके बर्थ वहां पे हो रहा है, तो उसका सिंपल सा डेटा हमारे पास है कि 89% जो बर्थ्स हैं इंडिया में अब वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में ही हो रही हैं। सेकेंड इज कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी ड्रॉप हुआ है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR क्या होता है? सो इट इज अ मेजर कि जितनी बर्थ हुई है उसमें कितनी मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इसको मेजर कैसे किया जाता है कि करीब 1 लाख बर्थ अगर हुई है, अगर 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें कितनी मदर्स की डेथ हुई है, नंबर ऑफ मदर्स हु हैव डाइड पर लाख पॉपुलेशन, तो उससे जो वैल्यू निकल के आती है उसी को ही हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो डेथ जो होती है वो कब तक मानी जा सकती है? या तो प्रेगनेंसी के टाइम में डेथ हो जाए, या चाइल्ड बर्थ के टाइम में डेथ हो जाए, या फिर अगर प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हुई है उसके 42 डेज के अंदर में, 42 डेज के अंदर में यहां पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर मदर की डेथ हो जाती है। इन्फेंट नहीं है, मैटरनल है, मैटरनल मतलब मदर यहां पे। ओके, तो अगर हमें यहां पे इस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम कंट्रोल कर लेते हैं, सो इट इज अ गुड हेल्थ इंडिकेटर कि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ का एक्सेस है वो इंक्रीज हुआ है और वो बेटर हुआ है। ओके, तो MMR की डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। इट इज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। सो 1 लाख है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं पे 1000 हो सकता है, कहीं पे 10,000, कहीं पे लाख हो सकता है, कहीं पे 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 मिलियन भी हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि MMR के केस में हम नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स देखते हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट विथ रिगार्ड टू योर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके इंडिकेटर क्या है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर सर्विस की क्या क्वालिटी है वो हमें बताता है। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो इज कि इंडिया के अंदर में जो आपके पास में MMR का डेटा है, ये डेटा आपको प्रोवाइड करता कौन है? तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है आपका, जो सेंसस कमिश्नर भी होता है, सेम बॉडी, ये बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है और इसका एक पर्टिकुलर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके अंदर में ये सारे जो डेटा होते हैं, IMR के, MMR के अलग अलग जो डेटाज होते हैं वो इस SRS के अंदर में यहां पे पब्लिश किए जाते हैं। इसके अलावा MMR का डेटा मेनली तो रजिस्ट्रार जनरल देता है, बट इसके अलावा जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये भी आपको MMR का डेटा प्रोवाइड करता है और इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करता है, सो दैट यहां पे हमें एक ऑथेंटिक डेटा मिल सके। एंड इसके अलावा नीति आयोग भी डिफरेंट इंडाइसेस को यहां पे पब्लिश करता है, उसके लिए भी वो डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू भी हमें MMR का जो डेटा है वो पर्टिकुलर मिल जाता है। ओके, तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करंटली इंडिया में MMR डेथ, MMR रेट क्या है, रेट क्या है, विच सिंपली मींस कि कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो यहां पे अभी हमारा जो MMR रेट है वो है 93। इट इज 93 पर 1 लाख बर्थ।
तो जब 1 लाख बर्थ होती है उसमें 93 डेथ्स हो जाती हैं। हाईएस्ट क्या, तो स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर डिफरेंस है, और यहां देखा गया है कि हाईएस्ट एमएमआर जो है वो तो आपके असम के अंदर में, और लोएस्ट एमएमआर कहां पे, केरला के अंदर में। ओके, तो हाईएस्ट एमएमआर पता होना चाहिए, लोएस्ट एमएमआर पता होना चाहिए। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर आपको नंबर दिख रहा है 93 पर मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, अब आप ये देखिए कि आज भी 93 विमेन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, कॉम्प्लिकेशन जो हो जाते हैं, लेकिन ये नंबर भी बहुत हाई है। बट अगर हम इसे पिछले 5 साल 10 साल के नंबर से कंपेयर करें, सो इट इज मोर देन हाफ नाउ। तो पहले ये 200 प्लस था, और पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में तो और भी ज्यादा प्रोग्रेस करी गई है, पिछले 10 साल के अंदर में इसको हमने हाफ कर दिया है। ओके, तो स्टिल अ लॉट मोर कैन बी डन। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया की स्टेट में यू कैन सी द डिफरेंस। असम है जहां पे आज भी मोर देन 195 विमेन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और दूसरी जगह केरला है जहां पे ये एमएमआर इज जस्ट 19। अगर हम वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो इट इज 1 और 2। 1 लाख पर्टिकुलर लाइव बर्थ जब होती है उसमें 1 या 2 ऐसी विमेन होती है जिनकी किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ होती है। अदरवाइज यू कैन कंपेयर कि हमें कितना बड़ा गैप है उसको फिल करना है। ओके, अगर यहां पे जो हमने ये 93 भी अचीव करा है, इसके पीछे कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, आपकी पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, स्कीम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम ने जिसने यहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करी है, वो है आपका जननी सुरक्षा योजना। ओके, जननी सुरक्षा योजना जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करता है, उनके न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी उसका ध्यान रखता है, सो दैट आगे जाके कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना हो। दूसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसके अंदर में हम इन्फेंट की पर्टिकुलर हेल्थ पे फोकस करते हैं। एंड यस, वी हैव दिस आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो जिनको हम पहले पीएससी कहते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आज उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। इट इज पार्ट ऑफ योर आयुष्मान भारत स्कीम ओनली। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं, ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स हैं, दीज हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विच इज लेड टू डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। ये ज्ञानपीठ नहीं है, ये ज्ञानपीठ है। फॉर दोस्त जिनको ये आइडिया नहीं है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान ये वाला, ये जो ज्ञा है इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, JNAN। ओके, तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है या ज्ञानपीठ अवार्डी थे विनोद कुमार शुक्ला, ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ओके, और इनको अभी 2025 में 2024 का जो पर्टिकुलर आपका ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, ये पर्टिकुलर अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया था, इनको दिया गया था। तो 25 में पिछले साल का दिया गया था, 24 में उसे पिछले साल का दिया गया था। ओके, तो 1 साल के पर्टिकुलर लैग से ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। तो विनोद कुमार शुक्ला जो आपके हिंदी लैंग्वेज के एक बड़े ऑथर हैं, इनको अपनी पर्टिकुलर राइटिंग्स के लिए, सिर्फ एक बुक के लिए नहीं मिलता ज्ञानपीठ अवार्ड, इनके पूरे वर्क जो प्रोफाइल है उसके लिए मिलता है। तो विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी लिटरेचर के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था इन द ईयर 2024, एंड नाउ ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ओके, तो विनोद कुमार शुक्ला जो पर्टिकुलरली हिंदी के हैं, लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। ओके, तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। किसको मिलता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर, अब इंडियन लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी में होना चाहिए या किसी 1-2 लैंग्वेज में होना चाहिए। इसके अंदर में जो पर्टिकुलर ऑथर होता है वो 22 जो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश, इसमें भी अवार्ड होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड इज नॉट अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, और उसमें वो जानबूझ के इंग्लिश देगा और बाकी की कुछ इंडियन लैंग्वेज दे देगा या डायलेक्ट दे देगा। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इंग्लिश के अंदर में भी ये पर्टिकुलर अवार्ड मिलता है, सो इट वुड बी सम अदर पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, और यहां पे ये किसको मिलता है? एक सिंगल बुक के लिए नहीं मिलता, ये याद रखना, कोई एक सिंगल बुक को नहीं मिलता है, ओवरऑल बॉडी ऑफ वर्क के लिए ये पर्टिकुलर प्राइज दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर अवार्ड की कि ये सिर्फ एक बुक के लिए नहीं, पूरे वर्क के लिए दिया जाता है, नोटेबल वर्क के लिए दिया जाता है।
ओके, हिस्ट्री क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो 61 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ करके एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बेसिकली अवार्ड करती है। ओके, इसको सबसे पहली बार अवार्ड किया गया था 1965 में। 61 में इंस्टीट्यूट हुआ था कि अवार्ड्स दिए जाएंगे, पहली बार दिया गया 65 में। और पहले जो पर्टिकुलर्स के अवार्डेड थे वो मलयालम लैंग्वेज से बिलोंग करते थे एंड हिज नेम वाज जी शंकर कुरू। ओके, वेरी फेमस ऑथर जी शंकर करूप, जो मलयालम में ऑथर, मलयालम में अपनी बुक्स को लिखते थे। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 1965। ओके, की फीचर्स क्या है, हर साल दिया जाता है। 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश, तो यानी कि एक चीज आपको क्या याद रह जाएगी यहां से कि भाई जो शेड्यूल 8 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, बट ज्ञानपीठ के अंदर में वो लैंग्वेज इंक्लूडेड है। ओके, अवार्ड में क्या क्या मिलता है, साइटेशन मिलता है एक पर्टिकुलर जिसमें लिखा हुआ होता है, एक कैश प्राइज है इसके अंदर में, और इसका ब्रॉन्ज रेप्लिका मिलता है वाग देवी का। सरस्वती को ही वाग देवी कहा जाता है। तो देखिए कई बार यहां से भी इस तरीके से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 2023 के अगर अवार्डीज एक बार हम बात करें तो जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार जो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते हैं, उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, और इस बार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था जिनकी अब डेथ हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। लाइक आई सेड कि देखिए यहां पे दोनों आर्टिकल्स को करने का एक बड़ा फायदा ये होता है, दोनों न्यूज़पेपर को करने का, कि कुछ अच्छे आर्टिकल्स जो आपके इंडियन एक्सप्रेस में है वो भी हम गो थ्रू कर पाते हैं। ओके, और यहां पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है विच इज विद रिगार्ड टू, एंड इट इज एप्रिसिएशन ऑफ द रिसेंट शांति बिल विच वॉज रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है विच इज योर शांति बिल। और ये जो पर्टिकुलर बिल है, दिस ऑथर इज सेइंग कि ये इंडिया की सेकंड शॉट है एट न्यूक्लियर एनर्जी लीडरशिप, यानी कि इट्स अ बिग चेंज। करंटली जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, इट इज ट्राइंग टू इंकरेज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और ये जो पर्टिकुलर ऑथर ही क्लेम कर रहे हैं कि एक बार हमने पहले भी कोशिश करी थी जब हमने 2008 के अंदर में 123 एग्रीमेंट या सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी डील साइन करी थी यूएस के साथ में, और उस टाइम को हम सक्सेसफुली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। बट ये अब एक सेकेंड शॉट है अगर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में लीडर बनना चाहता है, यानी कि ही इज बेसिकली एप्रिशिएटिंग द रीसेंट शांति बिल। ओके, तो शांति बिल जो है आपका ये क्या करने वाला है। ओके, शांति बिल का पहले फुल फॉर्म पता कर लेते हैं। ये आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का भी एक बहुत अच्छा सवाल है ये, बट आप तो जो बेसिकली आपके स्लैट के लिए दे रहे हैं वो शांति बिल का फुल फॉर्म जरूर से कर जाएं। ओके, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं उनको तो पता होना ही चाहिए। तो शांति स्टैंड्स फॉर, ये शांति बिल अब एक्ट बन चुका है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो बहुत ही फैंसी सा नाम दिया गया है। शॉर्ट में तो है शांति, बट बात किससे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो यहां पे आपका जो इंडिया है, इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इंडिया जो है बहुत टाइम से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यहां पे प्रमोट करना चाहता था, बट बिकॉज हमारे जो लॉस थे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ज्यादा लाइबिलिटी इंपोज करते थे आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स को रन करते हैं, इवन सप्लाई करते हैं। इस वजह से कोई भी जो न्यूक्लियर कंपनी है, स्पेसिफिकली फॉरेन न्यूक्लियर कंपनीज, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। तो ये जो शांति बिल है ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं लाइक योर एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड द अदर इज योर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दोनों स्ट्रिक्ट लॉज को यहां पे वो अमेंड करता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर लॉस ही क्या कर रहे थे, क्या कहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, सो दीज पर्टिकुलर लॉस वर क्रिएटिंग लिमिटेशन बाय क्रिएटिंग लाइबिलिटी कंसर्न्स। तो अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता था तो ये लॉज ये कहते थे कि जो ऑपरेटर है एज वेल एज जो सप्लायर भी है, जो इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर रहा है, दोनों के दोनों एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल टू बेसिकली कंपनसेट फॉर वॉट एवर डैमेज हैज बीन कॉस्ट। और दूसरा चीज, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है वो इंडिया की एक पर्टिकुलर बॉडी है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो ये NPCIL है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है वो उनके लिए एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा था, यानी कि प्राइवेट कंपनीज एंड इवन फॉरेन कंपनीज वर नॉट इंटरेस्टेड, वर नॉट अलाउड टू ओपन देयर ओन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स।
ओके, तो इस शांति बिल ने बेसिकली क्या करा है, इन दोनों पर्टिकुलर लॉस को अमेंड करके आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करना इंडिया में इजी कर दिया गया है। तो एक सिंगल मॉडर्न अम्ब्रेला लॉ क्रिएट करा गया है बाय दिस शांति बिल। दोनों जो लॉज हैं इनको ये रिप्लेस करके इसके नया लॉ पर्टिकुलरली यहां पे बना दिया गया है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इंडिया का न्यूक्लियर फ्रेमवर्क जो है वो जो ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली अलाइन किया गया है। इंडिया को इनेबल करेगा टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तीसरा है लॉन्ग टर्म टारगेट है हमारा एक, उसको अचीव करने में लिए बहुत जरूरी है, और ये टारगेट जो है ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टारगेट जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म टारगेट, इट इज 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी क्रिएट करना चाहते हैं बाय 2047, तो हमें स्टेप बाय स्टेप यहां पे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है। सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो एंड डीकार्बोनाइजेशन रोड मैप। क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इंडिया का नेट जीरो टारगेट ईयर कौन सा है? व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ नेट जीरो? ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंडियन कंपनीज को यहां पे ये अलाउ कर देगा। सेंसिटिव एक्टिविटीज रिजर्व करी गई है फिर भी सेंटर के लिए। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही सब कुछ ही ओपन कर दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को रिजर्व करके रखा गया है सेंटर के लिए। जैसे कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है ये प्राइवेट कंपनीज अंडरटेक नहीं कर सकती हैं। स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही हैंडल करेगी, और अगर फ्यूल को रीप्रोसेस भी करना है तो इसकी पावर भी किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, ना कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको। ओके, तो ये एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी दिया गया है। तो AERB करके एक बॉडी थी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी बट किसी लॉ में नहीं थी वो, तो अब जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रेगुलेट करेगी उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करी गई है AERB। तो शांति जो एक्ट है, शांति एक्ट के अंदर में ये जो AERB है इस बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, मतलब अंडर लॉ क्रिएटेड बॉडी है, तो बाय लॉ ही इसके पावर ड्यूटीज फंक्शंस डिसाइड करे जाएंगे। सो व्हाट वुड दिस AERB डू? इट्स गोइंग टू प्रोवाइड फॉर सेफ्टी ऑथराइजेशन। ये बेसिकली इंस्पेक्ट करेगी और दिस वुड बी द और रेगुलेटरी बॉडी जो किसी भी पावर प्लांट को सेफ्टी का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। ओके, दूसरी चीज सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट करेगी, और तीसरा काम है इसका पब्लिक कम्युनिकेशन भी करना, पब्लिक से कम्युनिकेट करना। अगर लेट्स से कि कोई पब्लिक का फियर है, पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है न्यूक्लियर प्रोग्रेस के अंदर में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? AERB हो जाएगा। ओके, इसके अलावा व्हाट अबाउट न्यूक्लियर लाइबिलिटी फ्रेमवर्क अंडर शांति? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक आई सेड कि उसके अंदर में आपका जो सिविल लाइबिलिटी बिल था उसके अंदर में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लग जाती थी। जो पर्टिकुलर सप्लायर है, ऑपरेटर है, दे आर फुली लाइबल फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज। बट यहां पे क्या करा गया है, एक्सीडेंट की जो टोटल लाइबिलिटी है इट हैज बीन फिक्स्ड एट 300 मिलियन SDR। ओके, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को हम एक टाइप ऑफ है नहीं बट टाइप ऑफ करेंसी कह सकते हैं IMF की, तो उसके बेसिस पे 300 मिलियन SDR तक का यहां पे एक्सीडेंट का लाइबिलिटी टोटल फोकस करा गया। ऑपरेटर की लाइबिलिटी क्या है? तो लाइबिलिटी प्राइमरली ऑपरेटर के पास में रहेगी। पहले क्या हो रहा था, जो इशू था कि जो सप्लायर है इवन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल। अब सप्लायर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ऑपरेटर की लाइबिलिटी है यहां पे। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है लाइबिलिटी में रोल प्ले करेगी, विच इज एक तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड क्रिएट करा जाएगा। तो इन केस कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो इस न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड से ये पैसा जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे क्या एक्ट करेगी? ऑपरेटर की जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कैप कर दिया गया, उसके बियॉन्ड जो भी पर्टिकुलर यहां पे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, और इट इज गोइंग टू बी द लास्ट रिजोर्ट गारंटर ऑल्सो। तो फाइनली अगर कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता या किसी वजह से प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ता है और बैंक का लोन डूब रहा है, तो ये गारंटी भी देगा कि यस आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल अगर ये चीज नहीं होती है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक में कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? तो यहां पे ऑपरेटर, सप्लायर, नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल, इट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो टेररिज्म के केस में ये एक सॉवरेन रिस्क है, तो इट इज गोइंग टू बी द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ओके, तो ये है आपका शांति बिल को लेके जो पर्टिकुलर आपका एक एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो इस एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ना, इसमें और भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी।
ओके, एक और हम इंडियन एक्सप्रेस पे देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई है कि भाई पंजाब में 3 नई होली सिटीज बनाई गई हैं, जिसके अंदर में जो लिकर है, मीट है, नॉनवेज फूड है, इस सबको बैन कर दिया जाएगा। और वो कौन सी 3 सिटीज हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। ये टॉपिक आप अच्छे से कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो 3 सिटीज जिनको होली सिटी का स्टेटस दिया गया है, एक तो ऑब्वियसली अमृतसर है। अमृतसर में भी एक वॉल सिटी है, ओल्ड सिटी है। उस पर्टिकुलर वॉल सिटी ऑफ अमृतसर को यहां पे होली सिटी का स्टेटस प्रोवाइड करा गया है। दूसरा है आनंदपुर साहिब, सेकेंड सिटी पंजाब के अंदर में जिसको ये स्टेटस दिया गया है वो है आनंदपुर साहिब। और तीसरा है तलवंडी साबो, तलवंडी साहिब नहीं साबो है, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब। ये दोनों जो साइट्स हैं इनके भी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर में कोई भी मीट, नॉनवेज, लिकर ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूट या ये सब सेल नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे ये 3 पर्टिकुलर सिटीज को ये होली सिटी का स्टेटस दिया गया है। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्टेटस अनाउंस किया था एक स्पेशल सेशन जो आनंदपुर साहिब में ही कंडक्ट करा गया। ओके, ओकेजन क्या था, तो जो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर वाज द 9th सिख गुरु, इनकी 350th बर्थ एनिवर्सरी, मार्टियरडॉम, नॉट बर्थ बट मार्टियरडॉम था जिस दिन की डेथ हुई थी, उसकी एनिवर्सरी थी। तो उस एनिवर्सरी पे इन 3 सिटीज को क्या डिक्लेयर करा गया है, आपका होली सिटी डिक्लेयर करा गया और यहां पे ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया गया है। ओके, अब इन तीनों सिटीज की रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपका जो सिख धर्म है, सिख पर्टिकुलर रीजन के अंदर में 5 अकाल तख्त हैं। अकाल तख्त तो नहीं, 5 तख्त है, सिख तख्त है। ओके, तख्त का मतलब क्या होता है, इट इज द सीट ऑफ पावर, सीट ऑफ पावर। जैसे यहां भी लिखा है सीट ऑफ अथॉरिटी, पावर या अथॉरिटी कैसे भी कह लीजिए। तो 5 ऐसे सिख तख्त हैं, उनमें से ये 3 जो हैं ये आपके सिख तख्त ही हैं। ओके, तो अकाल तख्त आपका अमृतसर में, जो आनंदपुर साहिब है वो तख्त केसगढ़ साहिब है, और जो तलविंदु साबो है ये तख्त दमदमा साहिब है। ओके, तो ये 3 पर्टिकुलर आपके तख्त हैं, 5 में से 3 जो है इनको होली सिटी डिक्लेयर करा गया है। ओके, और इसके अलावा जो 2 तख्त हैं वो पंजाब में नहीं है, एक बिहार में है और एक महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, तो ये अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे इसमें ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ओके, मीनिंग क्या होता है तख्त का, तो तख्त तो आपने सुना भी होगा कई बार में, तख्त का मतलब क्या होता है, थ्रोन। तो ये जो पर्टिकुलर तख्त वर्ड है यहां पे ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है द तख्त एज द सीट ऑफ अथॉरिटी और एज द सीट ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल मतलब कि जो वर्ल्डली अफेयर्स है उसके लिए ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर इस थ्रोन को ऑक्यूपाई करेगा, जो भी ये बोलते हैं वो सिख कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, तख्त इश्यूज हुकुमनामास ऑन मैटर कंसर्निंग द सिख कम्युनिटी। तो यहां पे ये बेसिकली सिख कम्युनिटी के लिए ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं विच वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ सिख कम्युनिटी। ओके, और इन 5 के अंदर में सबसे सुप्रीम कौन सा है, सबसे सुप्रीम है आपका अकाल तख्त। ओके, अब अकाल तख्त जो आपका मेन है इन 5 में से, और जो अमृतसर के गोल्डन टेंपल में ही अकाल तख्त जो है उसकी हिस्ट्री बता रखी है यहां पे। 1606 में गुरु हरगोविंद वाज द वन जिन्होंने अकाल तख्त को स्टार्ट करा था, इनिशिएट करा था। इससे पहले अकाल तख्त एग्जिस्ट नहीं करता था। इसको जब गुरु अर्जन देव जो है उनके एग्जीक्यूशन के बाद में यहां पे नेक्स्ट गुरु जो गुरु हरगोविंद थे उन्होंने स्टैब्लिश करा था। ये सिंबलाइज क्या करता है, ये सिंबलाइज करता है मिरी और पीरी को। मिरी का मतलब है टेम्पोरल या पॉलिटिकल अथॉरिटी, वर्ल्डली अथॉरिटी, और पीरी का मतलब स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तो जो तख्त पे जो लोग बैठा है, जो भी पर्सन बैठा हुआ है, या जो ये पर्टिकुलर ऑफिस है, अगर हम इसे ऑफिस भी कहें, तो ये जो पर्टिकुलर चीज कह रहे हैं ये एज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, वर्ल्ड अथॉरिटी भी कह रहे हैं और एज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी कह रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर सिखिज्म के अंदर में कल कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी चीज को लेके, सो पॉसिबली ये जो तख्त है ये ही डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए, कौन सा एक वैलिड इंटरप्रिटेशन होगा यहां पे। ओके, तो ये रिलीजन और गवर्नेंस के फ्यूजन को यहां पे दिखाता है, और अकाल तख्त जो है वो बाइंडिंग ऑर्डर इश्यू कर सकता है सिख कम्युनिटी के लिए। तो 5 तख्त नहीं, जो अकाल तख्त है वो बाइंडिंग ऑर्डर्स पास कर सकता है ऑन द एंटायर सिख कम्युनिटी। तो ये एक इसमें बड़ी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और न्यूज देखते हैं फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस अगेन। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, लाइक आई सेड कि ये हिंदू में नहीं कवर्ड है, यहां पे कवर्ड है, और एक्सप्लेन सेक्शन में आइए तो बहुत अच्छे से कवर्ड है। अभी जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का सबसे जो हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च है उसको कंडक्ट करने वाला है। व्हाट इज दैट रॉकेट? तो इफ यू आर अवेयर कि हमारा जो हैवीएस्ट रॉकेट है उसका नाम है LVM-3, उसका नाम है LVM-3, और इस LVM-3 में जो अभी करंट मिशन है वो है LVM-3 M6 मिशन।
ओके तो जो करंट रॉकेट लॉन्च होने वाला है वो है LVM-3 M6, जो अब तक का सबसे हैवीएस्ट कमर्शियल लॉन्च है। कौन सा पेलोड है, कौन सी पर्टिकुलर सैटेलाइट लेके जा रहे हैं, तो यूएस की कंपनी है एक, उसका ये सैटेलाइट है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 4G 5G सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इट इज ऑल्सो द हैवीएस्ट सैटेलाइट, इट इज गोइंग टू बी द हैवीएस्ट सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। ओके तो ये क्या है, ये हैवी सैटेलाइट होगा जो एक लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में ऑर्बिट करेगा, लोकेट होगा। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, तो करीब ये मान लीजिए कि जो 1000 किलोमीटर तक के हो, ठीक है, 160 से लेके करीब करीब 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे जो आपकी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये हैवीएस्ट सैटेलाइट होगी, और इसको लॉन्च करने के लिए LVM-3 M6 रॉकेट इसको यूज किया जाएगा। सैटेलाइट का नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ओके एडवांटेजेस क्या होते हैं एक लो अर्थ ऑर्बिट के, कि जब हम सिर्फ इतने डिस्टेंस पे करते हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से, उसका डिस्टेंस होता है 36,000 किलोमीटर। तो उससे आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि एक लो अर्थ ऑर्बिट जो सिर्फ 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ही रहती है, उसका फायदा क्या होता है, तो लोअर सिग्नल लेटेंसी है। लेटेंसी मतलब कि कितना गैप है उसके रिसीव करने में और सेंड करने में। सेकेंड इज बेटर सुटेबल फॉर मोबाइल कनेक्टिविटी, बिकॉज मोबाइल कनेक्टिविटी मुझे इमीडिएट चाहिए होती है, इंस्टेंट चाहिए होती है, तो वहां पर हेल्प करती है। सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन के लिए आइडल है, तो अगर मुझे कॉन्स्टिलेशन क्रिएट करना है, जैसे स्पेस एक्स ने क्रिएट करा हुआ है आपका स्टारलिंक, तो उसके लिए भी लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ट होती है। और इंडिया जो है फ्यूचर में LVM-3 को और भी पर्टिकुलर मिशन के लिए लॉन्च करेगा, जिसमें जो 2 मेन मिशन है जहां पे हम अपने सबसे हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3 रॉकेट जो 3 स्टेज रॉकेट है उसको यूज करेंगे। वो है आपका एक तो गगनयान मिशन और दूसरा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ओके तो गगनयान मिशन है जो पॉसिबली नेक्स्ट ईयर 27 में हम कंडक्ट करने वाले हैं, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का हमारा गोल है कि 2035 तक इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन हम क्रिएट करना चाहते हैं। ओके तो ये 2 पर्टिकुलर फ्यूचर मिशंस हैं जहां पर भी हम हमारा जो हैवीएस्ट रॉकेट है LVM-3 इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके तो ये था विथ रिगार्ड टू योर इसरोज हैवीएस्ट एवर लॉन्च। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके दोनों न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। जस्ट गिव मी अ मिनट, और फिर हम 1 मिनट के बाद आप यहीं पे कंटिन्यू करिए, हम 20 जी के क्वेश्चन भी अभी इनिशिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं आपके 20 जी के क्वेश्चंस। तो अगर आपने अच्छे से न्यूजीलैंड को वॉच करा है तो मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, तो यहां से आपने क्या पढ़ा है उसको आप समझ पाए नहीं समझ पाए, क्या आपने जो मेन क्रक्स है, मेन पॉइंट्स हैं, क्या उनको आपने वहां पे कैच किया नहीं किया, तो ये भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि करंटली जो बांग्लादेश के अंदर में इंटरिम गवर्नमेंट है उसको करंटली कौन हेड कर रहा है, चीफ एडवाइजर कौन है, सो इट इज करंटली मोहम्मद यूनुस। ओके तो फर्स्ट का आंसर है ए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ नहीं था स्लाइड्स के अंदर में, ये मैंने आपको बताया था। सेकंड पे आ जाते हैं। अब ये चीज मैंने नहीं डिस्कस करी है, क्यों, क्योंकि कैपिटल करेंसी ऑल ऑफ दिस यू आर सपोज टू नो। तो ऑफिशियल करेंसी क्या है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में रुपया नहीं चलता है, उसके अंदर में चलता है टका। ओके तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश किसको कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, तो शेख हसीना को तो फादर नहीं कहेंगे आपका, शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको कहा जाता है फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश। तो थर्ड का आंसर है डी।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन विच ईयर। तो आई होप यू आर अवेयर कि इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था विच इंडिया वॉन, और इससे पहले जो पाकिस्तान थी इसकी दो पर्टिकुलर टेरिटरीज थी, एक वेस्ट पाकिस्तान में थी, एक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान है यही बांग्लादेश बन गया था आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, शेख हसीना जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है फ्रॉम अवामी लीग। तो इनकी फादर की बनाई हुई ये पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ दी बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश, उनकी ये पार्टी थी और करंटली इट इज हेडेड बाय शेख हसीना। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी इज बीइंग फाइनलाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री फाइनलाइज करेगी? तो एंटी टेररिज्म जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से डील करता है, सो ऑब्वियसली इट वुड बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर सिक्स्थ का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका, विच सिक्योर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इनेबल्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सेस मल्टीपल गवर्नमेंट डेटाबेस? तो कौन सा वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो मल्टीपल गवर्नमेंट डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकती हैं? तो वो है आपका नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर है नेट ग्रिड, ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एमएमआर इज डिफाइंड एज, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? तो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ मदर्स डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। ओके, तो देखिए यहां पे कंफ्यूज हो सकता है, 10,000 लिखा है, इट इज 1 लाख बर्थ, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एस पर SRS 2019-21 जो लास्ट डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? करंटली एमएमआर क्या है? तो करंटली इट इज 93 पर 1 लाख बर्थ, तो 9 का करेक्ट आंसर है डी। 10th पे आ जाते हैं, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एमएमआर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एसआरएस डेटा? तो एज पर द लेटेस्ट डेटा कौन सी वो स्टेट है जिसने हाईएस्ट एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिकॉग्नाइज करा है, रिकॉर्ड करा है? सो दैट इज हाईएस्ट किसमें? हाईएस्ट है असम में, करीब करीब 195 दैट्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं, लोएस्ट किसमें? तो आपकी वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट जहां पे करीब करीब 19 का ही है, तो वो है केरला। ओके, तो हाईएस्ट असम, लोएस्ट इन केरला। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अवार्ड इज रिगार्डेड एज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर? कौन सा वो अवार्ड है जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर की तरह रिकॉग्नाइज है? तो वो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो मलयालम लैंग्वेज के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला था, इट वाज अवार्डेड टू जी शंकर कुरूप। 1965 में फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था। ओके, जी शंकर कुरूप को मिला था ये अवार्ड। 13 का आंसर डी। विनोद कुमार शुक्ला हु रिसेंटली पास्ड अवे हैज रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच पर्टिकुलर ईयर? तो पूछा इसलिए गया है बिकॉज ही वाज द लेटेस्ट रिसिपिएंट, सो ही वाज द रिसिपिएंट फॉर द ईयर 2024। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विनोद कुमार शुक्ला जो है उनको किस लैंग्वेज में काम के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शांति बिल। शांति बिल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो शांति बिल का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म एग्जैक्टली अच्छे से पता होना चाहिए। और एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ट्रिक बता रहा हूं, एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं कि अगर आपको कोई फुल फॉर्म पूछा जाए और आपको उसका आइडिया हो तो कोशिश ये करिए कि बिना ऑप्शंस को देखे उस पर्टिकुलर फुल फॉर्म को याद करने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाकी के ऑप्शंस को देखते हुए। ओके, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस शांति बिल रेफर्स टू ऑप्शन ए। 15 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन अंडर शांति? शांति बिल के अंदर में कौन सी वो बॉडी है जो न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो दैट इज AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, जिसको अब शांति बिल के अंदर में स्टैट्यूटरी स्टेटस भी प्रोवाइड करा गया। तो 16 का आंसर है डी। 17 पे आ जाते हैं, विच सिटीज आर ग्रांटेड होली सिटी स्टेटस बाय द पंजाब गवर्नमेंट? ओके, होली सिटी स्टेटस जो है पंजाब गवर्नमेंट ने किस 3 सिटीज को दिया है? सो इट हैज बीन गिवन टू अमृतसर, आनंदपुर साहिब एंड तलवंदी साबो। तो ये 3 सिटीज हैं जिनको होली सिटी का स्टेटस दिया गया। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 पे आ जाते हैं, हाउ मेनी सिख तख्त एग्जिस्ट इन टोटल? टोटल कितने सिख तख्त हैं इंडिया के अंदर में? तो इंडिया के वर्ल्ड में ही है और वो है टोटल के 5। तो 5 है, 3 पंजाब में है, एक बिहार में है
पटना साहिब, और एक आपका महाराष्ट्र में। ओके, तो 18 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु स्टैब्लिश द अकाल तख्त, अकाल तख्त की स्थापना किसने करी थी? सो इट वाज स्टैब्लिश बाय गुरु हरगोबिंद, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसरो का हेवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल कौन सा है? लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है एलवी जो है, लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है रॉकेट, तो हैवीएस्ट करंटली ऑपरेशनल रॉकेट कौन सा है? तो करंटली जो आपका सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, जिसको पहले GSLV मार्क 3 कहा गया था और अब उसका नाम चेंज करके LVM-3 कर दिया गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये हैवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट है अभी इसरो का, तो 20th का आंसर हो जाएगा डी। और एक बोनस क्वेश्चन हर बार की तरह, इंडिया जो प्लान कर रहा है अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन है, वो कब तक ऑपरेशनल होने की बात करी जा रही है, कब तक का उसका पर्टिकुलर टारगेट ईयर है? तो उसका जो टारगेट ईयर है वो है 2035, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए, जो अच्छे लगे, उन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बैंक में लिखिए और अपना एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक अभी से प्रिपेयर करते चलिए। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।